Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for all those students who are preparing for the upcoming UPSC PF 2025 examination, जहाँ पे हम लोग 15 MCQs इन सेशन करेंगे एंड इसमें हम लोग कई सारे सब्जेक्ट्स हैं. मैं ले रही हूँ लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एज पार्ट ऑफ विच हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ट्रेड यूनियंस करने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी पार्ट 1 हमने कर लिया है एंड हियर वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2. ठीक है. Now, why is it so important? Now, when it comes to the industrial relations and labor laws, 15 plus questions are asked based on the previous year जो भी पेपर्स हुए हैं. एंड अगर बेसिक्स भी आप बहुत आराम से ना सही तरह से कर लोगे अच्छे से प्रैक्टिस एंड रिवीजन के साथ, तो आपका 10 प्लस MCQ से बहुत आराम से निकल जाएंगे. राइट. सो हियर वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस सीरीज वेर इन वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ MCQs सो दैट आपका एक रिविजन भी हो जाए एंड प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चंस का. सो विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, अ ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जो ट्रेड यूनियन से वो फिर बड़े फेडरेशन में ज्वाइन होते हैं एज अ मेंबर देमसेल्व्स. सो वो ट्रेड फेडरेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लाख मेंबर्स स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स एंड 2 इंडस्ट्रीज. ये स्टेटमेंट 1 है. Now, what does statement 2 say? The Ministry of Labour and Employment Government of India has recognized 12 CTUs that meets the criteria of having 8 lakh members spread over 8 states and 8 industries. Now, which one of these is correct? दोनों में से एक तो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 स्टेट्स एंड 2 इंडस्ट्रीज है तो नीचे वाला नहीं होगा. सो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? सो हियर वेन एवर वी टॉक अबाउट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, उसको अगर उस तरह से किसी ट्रेड फेडरेशन को सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन रिकॉग्नाइज करना है एज अ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, देन क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा. द फर्स्ट थिंग इज दे शुड हैव एटलीस्ट 8 लाख मेंबर्स स्प्रेड ओवर 8 स्टेट्स एंड 8 इंडस्ट्रीज. एंड येस, 12 such CTUs are currently recognized in India by the Ministry of Labour and Employment. पहले ये 4 lakhs था, 4 lakh members, 4 states and 4 industries, but recently 2013 में I think उन्होंने amend किया है. Now they have made it to 888. So statement 1 is false, statement 2 is true. Moving on to our next question. The All India Trade Union Congress AITUC was founded in 1920 at Bombay with Lala Lajpat Rai as its first president, and it was initially associated with the Indian National Congress. ये statement 1 है, sorry यहाँ पे वो मैं देना भूल गई, ये statement 1 है. Now what does statement 2 say? AITUC split up in 1945 due to differences in political ideologies, and since then it has been associated with the Communist Party of India. Which of the following is correct? Now AITUC 1920 बॉम्बे लाला लाजपत राय इनके साथ बना है, नो डाउट, लेकिन वो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड नहीं था. स्टार्टिंग से ही वो कम्युनिस्ट बेसिस पे ही बना था. ओके, बट आफ्टर दैट आइडियोलॉजीज की डिफरेंसेस की वजह से वो दो इसमें चला गया एक तो. लेकिन AITUC जो मेन है वो अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही जुड़ा हुआ है. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. Moving on to our next question. The Indian National Trade Union Congress was founded on 3rd May 1948. ये statement 1 है. Now what does statement 2 say? INTUC is guided by the Gandhian Sarvodaya philosophy and is associated with the International Labour Organization since 1949, focusing on promoting egalitarianism, the sub equal है, community welfare and improving working conditions. Now which of the following is correct here? Now when we look at the INTUC, ये yes Gandhian Sarvodaya फिलोसफी पे के ऊपर ही ये एसोसिएटेड है एंड ऑल्सो ILO के साथ ये एसोसिएटेड है एंड ये 3rd May 1948 में ही बना है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द कांग्रेस पार्टी. सो हियर INC के साथ. सो हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज एफिलिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी? अभी हमने डिस्कस किया था. दिस इज एफिलिएटेड विद द INTUC इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ है. AITUC it is with the Communist Party of India and we have seen that over time जितने भी ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुए हैं they started getting affiliated to the various political parties so that उनका जो रिकॉग्निशन है या फिर उनको जो काम कुछ करवाना है तो that can happen. Which party's aegis was the Bharatiya Mazdoor Sangh formed under in 1955?
ओके, नाउ भारतीय मजदूर संघ, इट इज़ वन ऑफ दोज, इनका कोई एक्चुअली कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, बट येस इट वाज एस्टैब्लिश्ड, फॉर्म्ड अंडर द जनसंघ पार्टी। यही जनसंघ पार्टी आज के डेट में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय मजदूर संघ इनके साथ इनके एजेस में फॉर्म हुआ है, बट इट डजंट एफिलिएट, सेज दैट इट डजंट इज नॉट एफिलिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी एज सच। ठीक है, नाउ कम्स द विमेन association. So the self-employed women's association is an amalgamation of which three movements? Okay, now ये एक employers organization है. Now here the self-employed women's association actually women entrepreneurs जो काम करने वाले हैं, they associate here, and इनमें धंधा समितिस इस तरह से अलग अलग लेवल्स में होते हैं, एंड एज ए होल एक एसोसिएशन है इनका। ठीक है, ये एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ओनली स्पेशली, एंड इसमें दे हैव लुक्ड एट, एक तो लेबर मूवमेंट था जो इसमें अमलगमेट हुआ है, कोऑपरेटिव मूवमेंट बिकॉज दे ऑल कम टुगेदर एंड डू, एंड वुमेन्स मूवमेंट। सो दीज थ्री आर दोज मूवमेंट्स दैट गॉट इनटू the amalgamation to form this सेवा employers organization. ठीक है, moving on to our next question, who founded this सेवा, the self employed women's association in 1972? okay, ये फॉर्म किया गया है under the leadership of ईला भट्ट। okay, yes, despite historic contributions by women leaders like Ansuya Ben or Ela Ben, women's membership in trade unions still remains low. Now, which of the following policy measures would be the most effective in enhancing the women's participation in trade unions? Now, trade unions में कितना भी आप बोलो, women's का contribution बहुत, मतलब membership बहुत कम है। Now, अब उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? कई बार इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एनफोर्सिंग ए मैंडेटरी कोटा, ये करना आसान है अगर उस इंडस्ट्री ऐसा है कि वहाँ पे वुमेन काम ही नहीं कर सकते, तो उस तरह वो तो मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। रेस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन हैज़ार्डस जॉब्स टू इंश्योर दिस सेफ्टी, है तो बिल्कुल सेट ही नहीं है। एनकरेजिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रैक्टिसेस टू प्रोवाइड वुमेन विद फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट सो दैट, उसकी वजह से जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाए, एंड देन दैट कैन लीड टू ट्रेड यूनियन ज्वाइनिंग, ये भी फिजिबल नहीं, कई जगह पे तो उनको फिजिकली प्रेजेंट रहना ही पड़ता है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। स्ट्रेंथनिंग लेबर लॉस टू रिकॉग्नाइज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एंड एड्रेसिंग जेंडर स्पेसिफिक वर्क प्लेस कंसर्न्स, क्योंकि व्हेन वी लुक एट द लेबर फोर्स, उसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स या इनफॉर्मल सेक्टर्स है, वहाँ पे विमेन वर्कर्स का बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है जो करते हैं। सो अगर उनको हम लोग सही से लेबर लॉस को इतना स्ट्रेंथन करें कि इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को भी लूप में ले ले, तो डेफिनेटली द वुमेन्स मेंबरशिप इन ट्रेड यूनियंस कैन बी इम्प्रूव्ड। सो जितने भी यहाँ ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फीजिबल दैट कैन बी डन एक्चुअली। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, where was the first Indian Chamber of Commerce, the Native Merchants Chamber of Kokonada, set up in 1885? ओके, सो इससे पहले ब्रिटिश के रेजिम में, ये भी ब्रिटिश के रेजिम में हुआ था, लेकिन इससे पहले एक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ था, कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लेकिन उसमें सिर्फ इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश जो एम्प्लॉयर्स है उन्हीं ही करवाया था। ये भी एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सो उनका था। दैट्स द रीज़न हम लोग उसको फर्स्ट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते उसको। बट यहाँ पे जो नेटिव मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कोकोनाडा, उसमें सारे इंडियन बिजनेसमैन है, इसलिए इसी को हम लोग फर्स्ट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मानते हैं, ठीक है। एंड ये बना था काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, उसी को इसलिए कोकोनाडा बोला है, ठीक है। उस टाइम उसका प्रोनाउंसिएशन उस तरह से हुआ करता था। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाज फाउंडेड इन 1927 बाय जी.डी. बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। नाउ व्हाट वाज देयर प्राइमरी मोटिवेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन? फिकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, एंड ये उस टाइम पे इसलिए बना था सो दैट इंडियन बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म मिले, सो दैट दे कैन वर्क फर्दर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो उसी के लिए मेजरली ये बना था। टू असिस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट? नो, दिस इज फॉर आवर ओवर एम्पावरमेंट। टू रिप्रेजेंट ओनली लार्ज? नो, ऐसा भी नहीं है। टू प्रमोट स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्ट प्राइवेट? नो, प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ाना था यहाँ पे। सो इट इज़ टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन बिजनेसेस टू एडवोकेट फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके लिए मेजरली ये बनाया गया था,
ठीक है. Moving on to our next question. NASSCOM, the National Association of Software and Service Companies, was established in 1988. Now, which of the following best describes its primary role? Now, the name itself, जैसे मैंने आपको full form बताई, you should understand कि it represents and supports information technology and business processing managing companies through policy advocacy, trade development and skill enhancement. दोनों ही, मतलब ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज, कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड सर्विस कंपनीज. कई बार बिजनेस प्रोसेसिंग वाला काम भी होता है, बिजनेस बीपीओ कंपनीज, बीपीएम कंपनीज जैसे बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑपरेशंस. जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में है, यूएस में वहाँ पे कुछ इंश्योरेंस वाले पॉलिसीज ले रहे हैं, ठीक है ना. वो सर्टिफिकेट्स बनाना है तो उनको वो क्लरिकल जॉब है, सर्विस, सो वो सर्विस कहीं और वो नेगोशिएट वो कर सकते हैं, उनको कहीं और दे सकते ना. वो अपना वो बीपीओ का काम वो कर रहे हैं, पूरा सर्टिफिकेट्स रेडी कर रहे हैं एंड दे आर सेंडिंग अक्रॉस, क्योंकि उसमें कुछ मैन्युअली मतलब पर्सन को वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है. सो उस तरह का जो बैक एंड वर्क है वो आउटसोर्स कर देते हैं. सो उस तरह के कई सारे कंपनीज हैं. सो वो सारे बीपीएम एंड बीपीओ वाले में आते हैं. सो वो भी NASSCOM में अवेलेबल है, मतलब मेंबर्स हैं. ओके. Moving on to our next question. What is the incorrect recommendations made by the Second National Commission on Labour 2002 regarding the trade unions? Now, Second National Labour Commission 1999 में इंस्टीट्यूट हुआ था और उन्होंने 2002 में अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया था. एंड इसके जो चेयरमैन है वो रविंद्र वर्मा है. मेजरली दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉडर्नाइज द लेबर लॉस एसोसिएटेड विद बोथ द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. सो उसी के ऊपर उन्होंने काम किया एंड दे हैव गिवन सम रिकमेंडेशंस, ठीक है. एंड 1966 में गजेंद्र गडकर, पीबी गजेंद्र गडकर वो थे फर्स्ट नेशनल कमीशन के चेयरमैन, ठीक है. एंड वहाँ पे उन्होंने दे हैव एस्टैब्लिश्ड दैट नेशनल लेबर कमीशन मेजरली टू एग्जामिन द लेबर लॉस एसोसिएटेड विद बोथ द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. लेकिन यहाँ पे दे आस्क फॉर रिकमेंडेशंस एज वेल, इंपॉर्टेंट. सो लेट्स लुक एट ईच ऑफ दिस. ओनली यूनियंस विद एटलीस्ट 10% मेंबरशिप इन अ यूनिट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल वर्कर्स. ये ट्रू है, दे सेड दैट, दे रिकमेंडेड दिस. Non-union workers must contribute an equal amount equal to the union fee to a statutory welfare fund. Yes, कई बार ऐसा होता है कि यूनियंस में जो मेंबर्स है वो तो पैसे भी, रजिस्ट्रेशन फ़ी वो सब दे रहे हैं, लेकिन जब कुछ उन्होंने नेगोशिएट कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू या वॉट एवर इट इज़ उन्होंने कुछ नेगोशिएट किया है तो दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द वर्कर्स. एंड कई बार जो मेंबर्स होते हैं वर्कर्स, उन्हीं को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक म्यूचुअल इंश्योरेंस एक्सेट्रा, अब बाकी को नहीं मिलते. तो टू अवॉइड दैट, टू ब्रिंग एवरीवन एट वन पॉइंट, व्हाट दे हैव सजेस्टेड इज नॉन यूनियन वर्कर्स अगर है तो उनको भी जितना यूनियन फी है उतना तो उनको एक अमाउंट देना ही पड़ेगा. सो दैट वुड बी एक कॉर्पस की तरह यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टैट्यूटरी वेलफेयर फंड. एंड जो नॉन यूनियन वर्कर्स है उनको भी सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है. The check-off system should be mandatory in establishment with 300 or more workers and union recognition should be based on it. Now what is this check-off system? कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन यूनियन मेंबरशिप फ़ी होता है, ईयरली वंस उनको थोड़ा सा पे करना पड़ता है. कई बार वो उतना भी पे नहीं कर पाते हैं यूनियन मेंबर्स, मतलब या फिर कई बार वो भूल जाते हैं, कई सारी चीज़ें हैं. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट व्हाट लेबर कमीशन, दिस नेशनल कमीशन ऑन लेबर सेड दैट कि हम लोग चेक-ऑफ सिस्टम करेंगे. चेक-ऑफ सिस्टम क्या है? ट्रेड यूनियन अपने वर्कर से एक कंसेंट लेटर ले लेती है एंड दे विल गिव टू द एम्प्लॉयर. सो एम्प्लॉयर जब भी उनके सैलरीज प्रोसेस करेंगे, मतलब ईयरली वंस वन ऑफ जब भी उनका कंसेंट है किस टाइम पे, बेस्ड ऑन दैट दे विल डिडक्ट दैट मच, उनका रजिस्ट्रेशन जो भी मेंबरशिप फ़ी है वो वहाँ से डिडक्ट करके ट्रेड यूनियन के अकाउंट में डाल देंगे. Okay, so this will help in avoiding all these जो problems है member union members का lapse हो जाना उनका membership and all that can be avoided. So they said that जहाँ पे भी 300 या more workers है वहाँ पे ये mandatory कर देना चाहिए. Okay, union recognition should be valid for 10 years. No, they said that जब भी trade union recognition होगा, okay, वो सिर्फ 4 years के लिए valid रहेगा, क्योंकि बाकी यूनियंस को भी चांस मिलना चाहिए. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, statement based. Statement 1 is saying the economic reforms introduced in India in 1991 led to decrease in the importance of regional trade union organizations. Statement 2 is saying regional trade union organizations affiliated to regional political parties emerged during the phase of 1991 to 2000. Now, which of the following is correct?
ना, दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोनों में से एक तो करेक्ट होना चाहिए. सी द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1991 एक्चुअली दैट लेड टू द इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि मार्केट पूरा ओपन अप हो गया था, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था. सो ऑब्वियसली रीजनल वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे स्टार्टेड बिकम मोर एक्टिव एंड दे emerged. बहुत सारे डीएमके जैसे पार्टीज, एआईडीएमके एंड कई सारे पार्टीज, टीडीपी जैसे पार्टीज जो बिल्कुल शांत थे, दे ऑल्सो बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम. सो हियर statement 1 is false but statement 2 is true. Excuse me. Now again, statement based question. The rise of the contract based employment has contributed to the declining membership of trade unions in India. एक statement है. Statement 2. Skilled workers in industries like IT are less interested in joining trade unions due to their focus on the personal career advancement rather than on the group. So here which of the following is correct? यहाँ पे यस, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जहाँ पे भी आए हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, वो आते हैं काम करते चले जाते हैं, सो वहाँ उनको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस की मेंबरशिप डिक्लाइन हो रहा है ट्रेड यूनियंस में. एंड स्किल्ड वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज लाइक आईटी एक्सेट्रा, दे आर लेस इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द ट्रेड यूनियंस, क्योंकि उनका पर्सनल करियर एडवांसमेंट ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है रादर दैन कि एक ग्रुप की तरह काम करना है एंड ऑल दैट. सो हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस केस. So A is the correct answer. Okay, so here this was the last question, and I really hope that you have liked this session. And before winding up, एक छोटा सा announcement है. Currently EduTap is offering various courses for all those students who are preparing for the upcoming UPSC PFO exam for both APFC and EO और AO exam. ठीक है, सबसे पहला है मास्टर कोर्स, जहाँ पे ये ऐसे बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि वन पॉइंट सोर्स हो उनके कंटेंट के लिए, सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाना चाहिए, एंड उनके लिए मास्टर कोर्स द बेस्ट है, बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स का कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियोस, एमसीक्यूज, जो प्रैक्टिस क्विजेस, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग. ना दूसरा स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स, ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट का उनको कंटेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कहीं और किसी और सब्जेक्ट, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कॉमन नहीं है, लाइक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस एक्सेट्रा. सो उनके लिए वो इस तरह से ले सकते हैं, एंड देयर दे कैन गेट ऑल द कंटेंट अगेन इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, क्विजेस, पीडीएफ्स एक्सेट्रा. एंड तीसरा है टेस्ट सीरीज, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंटली, क्योंकि प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट हो ही गया है बच्चों का, सो देर नाउ स्काउटिंग फॉर द वेरियस टेस्ट सीरीज़. सो यहाँ पे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि जो भी मॉक टेस्ट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन से दिए जाएंगे, एंड you'll have good amount of questions for practice and revision as well, क्योंकि everything is provided, proper explanation etc. ठीक है. So if you have any queries related to these courses or any other queries, you can always reach out to the team on this number, or you can mail them on this number and get your doubts clarified. अगर डायरेक्टली आप परचेज करना भी चाहते हो तो डायरेक्टली edutap.co.in साइट पे भी जाके आप store.edutap.co.in में जाके आप परचेज कर सकते हैं. So with this I'm winding up this session. Thank you very much, and I wish you all the best, all the best for your exam preparation. Thank you.